ये टर्म ह्यूमन कैरियोटाइप आप में से बहुत से बच्चों के लिए नया हो सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने अब तक अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली नहीं लिया है या बहुत सीरियस नहीं थे, उन्हें शायद ये नया लगे। लेकिन जो भी बच्चे पढ़ने में थोड़ा भी सिंसियर थे, उनके लिए ये वर्ड नया नहीं है, ये टर्म नया नहीं है। क्योंकि आप लोग जेनेटिक्स क्लास 10th से पढ़ रहे हैं, क्लास 12th में और आपके इंटरमीडिएट में जेनेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, जिसमें आपने मेंडल के लॉज को पढ़ा होगा। और मेंडल के 3 लॉज कौन कौन से हैं? ये तीनों लॉज इस प्रकार हैं: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और वहाँ ये भी पढ़ाया जाता है कि जीन्स जो होते हैं यही कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ पे हम डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन सबकी बात करते हैं, लेकिन तब बहुत जानकारी हो नहीं पाती एग्जैक्टली कि जीन होता क्या है। लेकिन जैसे जैसे हम जेनेटिक्स को और डिटेल से पढ़ते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमारे शरीर में या किसी प्लांट बॉडी में भी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, अरबों खरबों सेल्स की संख्या होती है। और प्रत्येक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, प्रत्येक सेल में न्यूक्लियाई के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स लोकेटेड होते हैं जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र करते हैं। और ये जीन्स बने होते हैं डीएनए के, और डीएनए बना होता है प्यूरिन एंड pyrimidine का, जो आपने पढ़ा होगा, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन। हर एनिमल प्लांट सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं, और इन क्रोमोसोम्स का नंबर हर स्पीशीज़ में फिक्स होता है। और यही क्रोमोसोम जो हैं, इनको हम कैरियर ऑफ कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। जैसे कोई ट्रक सामान को ढोने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, लेके जाता है, उसी तरह से क्रोमोसोम्स एक जनरेशन से कैरेक्टर्स को दूसरी जनरेशन तक पहुंचाते हैं। ये क्रोमोसोम्स ही होते हैं जो हमारे कैरेक्टर्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। इसीलिए जब कोई बच्चा पैदा होता है तो अक्सर लोग बोलते हैं कि ये अपने पिता की तरह है, ये अपनी माँ की तरह है। और जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके चीज़ हम उसके स्वभाव में भी देखते हैं कि उसका स्वभाव या तो माता से मिलता है या पिता से मिल सकता है, या कुछ नया भी हो सकता है। तो इन्हीं क्रोमोसोम्स को सेल से निकाल के उनको अरेंज करना एक प्रॉपर सिस्टम में, इसी को कैरियोटाइप बोलते हैं। और अगर ये ह्यूमन बींग्स में या इंसानों में किया जाता है तो इसे ह्यूमन कैरियोटाइप बोलते हैं। यदि इसको डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं, अ कैरियोटाइप इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम्स। अब ये यहाँ मेटाफेज क्रोमोसोम्स क्यों कहा गया? मेटाफेज क्रोमोसोम इसलिए कहा गया क्योंकि आपने माइटोसिस, मेयोसिस, सेल डिवीज़न में पढ़ा होगा। तो मेटाफेज ही वो स्टेज है जहाँ पर कि क्रोमोसोम क्लियर होते हैं। इसीलिए चूँकि हमको कैरियोटाइपिंग करनी है और इन क्रोमोसोम्स को सीक्वेंसली अरेंज करना है, इसलिए हम मेटाफेज स्टेज के क्रोमोसोम्स को ही कंसिडर करते हैं। इन द सेल्स ऑफ ए स्पीशीज और इन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, sorted by length, centromere, location and other features, and for a test that detects this complement counts the number of chromosomes। अब इसकी उपयोगिता बहुत अच्छी थी कि हम गर्भ में ही उन बच्चे के उससे एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के और उसमें क्रोमोसेल्स को कल्चर करके उसमें क्रोमोसोम्स को देख लिया जाता था कि यदि बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है, ऐसी बीमारी जो उसमें आगे चल के हो सकती है, तो उसको एबॉर्ट किया जा सकता था या उसको उसी में करेक्ट किया जा सकता था। लेकिन इंसान तो फितरत से बहुत होशियार और चालाक है। लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू किया
और इस प्रोसेस से जब क्रोमोज़ोम की हम स्टडी करेंगे या उसका कैरियोग्राम बना लेंगे कैरियोटाइपिंग के बाद, तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि गर्भ में पलने वाला जो शिशु है वो मेल है या फीमेल है। और इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स जो नॉन एथिकल प्रैक्टिस करते हैं वो पेशेंट्स को इसको बता देते हैं अल्ट्रासाउंड करने के बाद। तो बहुत से लोग जो फीमेल्स को या गर्ल चाइल्ड को पसंद नहीं कर रहे हैं वो उसको गर्भ में ही मरवा देते हैं या उसको एबॉर्शन करवा देते हैं। तो फीटिसाइड को इससे बहुत बढ़ावा मिला, जबकि इस टेक्निक का जो असली उद्देश्य था वो ये है कि हम गर्भ में ही बच्चे के अंदर कोई यदि बीमारी है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जो उसके लिए आगे घातक हो सकता है, आगे उसके प्राण हर सकता है, उसकी बच्चे की मृत्यु हो सकती है, तो उस डिसऑर्डर को हम अंदर ही रेक्टिफाई या उसको सुधार कर सकते थे। नाउ द कैरियोटाइप्स डिस्क्राइब द क्रोमोसोम काउंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट दीज क्रोमोसोम लुक लाइक अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। कैरियोटाइप्स जब हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप अंडर दिखते हैं तो किस तरह का आकार दिखता है, उसको एक पेपर पर प्रिंट आउट लेके फिर उन क्रोमोसोम्स को हम अलग अलग काट के और उनकी लेंथ वाइज उसको चिपका देते हैं। अ कैरियोटाइप इज एन इंडिविजुअल्स कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। द टर्म ऑल्सो रिफर्स टू ए लेबोरेटरी प्रोड्यूस्ड इमेज of a person's chromosome isolated from an individual cell and arranged in numerical order। ह्यूमन बींग्स में आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम्स के 23 पेयर पाए जाते हैं। और 23 पेयर मतलब कि टोटल नंबर अगर गिने तो 46 क्रोमोसोम। और इस कैरियोटाइप को क्रोमोसोम की स्टडी के बाद किसी भी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी अगर है तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। यदि हम ह्यूमन कैरियोटाइप का इतिहास देखें तो हम पाते हैं कि 20वीं शताब्दी के शुरू में पहली बार ह्यूमन कैरियोटाइप बनाया गया और क्रोमोसोम्स के नंबर का पता किया गया। और 1950 के आते आते ह्यूमन कैरियोटाइप was finalized and it was established that it is composed of 46 chromosomes। 1922 में एक साइंटिस्ट हुए हैं लेव डेल आउने, जिन्होंने पहली बार किसी मानव के से ह्यूमन कैरियोटाइप का प्रिपरेशन किया। और इनके इसी काम को साइंटिस्ट ने आगे बढ़ाया, जिसमें जो दो प्रमुख नाम हैं वो हैं CD डार्लिंगटन एंड माइकल JD वाइट। इन दोनों वैज्ञानिकों ने लेव साइंटिस्ट जिन्होंने 1922 में कैरियोटाइपिंग पहली बार की थी, उनके काम को आगे बढ़ाया। टू ऑब्टेन अ व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैरियोटाइप, साइटोलॉजिस्ट्स फोटोग्राफ द क्रोमोसोम्स एंड देन कट एंड पेस्ट ईच क्रोमोसोम इनटू अ चार्ट। इट इज नोन एज कैरियोग्राम। कैरियोग्राम इज ऑल्सो नोन एज ईडियोग्राम। जब हम कैरियोग्राम बनाते हैं या जब हम कैरियोटाइपिंग करते हैं तो जो क्रोमोसोम्स हमको मेटाफेज स्टेज पे देखते हैं उसका फोटोग्राफ ले लिया जाता है और फिर उस फोटोग्राफ से इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स को काट काट के एक चार्ट पे पेस्ट कर देते हैं और उस किसी भी इंडिविजुअल के उस कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को हम कैरियोग्राम बोलते हैं। और कैरियोग्राम को हम ईडियोग्राम भी बोलते हैं। मीन्स कैरियोग्राम एंड ईडियोग्राम are the same thing. The complete set of chromosomes, when cut and pasted on a chart or on a piece of paper,
it is known as karyogram. In a given species, chromosomes can be identified by their number, size, centromere position and bending pattern. किसी भी स्पीशीज के क्रोमोसोम्स को हम उनके नंबर से, उनकी साइज से, उनके सेंट्रोमियर पोजीशन से और क्रोमोसोम्स पे पाए जाने वाले बेंडिंग जो पैटर्न होता है, बैंड्स होते हैं अलग अलग, उससे हम किसी भी स्पीशीज़ के क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो नई स्लाइड है इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ह्यूमन कैरियोग्राम आपको दिख रहा है, जिसमें 22 पेयर और 23वां पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम का होता है वो आपको साफ साफ दिख रहे हैं। और सभी क्रोमोसोम्स को एक सीक्वेंस में लगाया गया है। बड़े क्रोमोसोम सबसे पहले, उसके बाद छोटे छोटे क्रोमोसोम्स को हम लोग अरेंज करते रहते हैं। ह्यूमंस टिपिकली हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स और 46 क्रोमोसोम इन टोटल। मैंने पहले भी आपको बताया कि ह्यूमन बींग्स में या हम लोगों में क्रोमोसोम के 23 पेयर पाए जाते हैं प्रत्येक सेल में। और यदि हम उसको, क्योंकि ये 23 पेयर हैं, तो अगर टोटल नंबर की बात करें तो ये 46 हो जाता है। इस प्रकार से 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि 23 पेयर क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं। द X एंड द Y क्रोमोसोम डिटरमिन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल एज मेल और फीमेल व्हेन दे आर बॉर्न। और जो आखिरी क्रोमोसोम 23 पेयर में, जो 23वां पेयर है क्रोमोसोम्स का, जिसमें XY क्रोमोसोम होते हैं, तो ये X और Y क्रोमोसोम यही वो क्रोमोसोम है जो इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमिन करते हैं, और इसीलिए हम इसको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। दीज क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। द X and Y क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। द नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। और जो 22 पेयर हैं पहले वाले, इनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। फीमेल्स हैव 2X क्रोमोसोम्स, मेल्स हैव 1X एंड 1Y क्रोमोसोम। फीमेल्स के पास 2X क्रोमोसोम होते हैं, मीन्स 22 पेयर्स प्लस XX क्रोमोसोम। एंड द मेल्स दे हैव गॉट X and Y बोथ क्रोमोसोम्स, मीनिंग 22 प्लस X एंड Y क्रोमोसोम। मतलब अगर किसी इंडिविजुअल में, उसके कैरियोग्राम में, या जब हम उसका कैरियोटाइप डेवलप कर रहे होते हैं, अगर वहाँ पे XX क्रोमोसोम दिखता है, इसका मतलब वो इंडिविजुअल फीमेल है। और यदि हमको 22 प्लस XY क्रोमोसोम नज़र आता है, इसका मतलब वो इंडिविजुअल एक मेल है। इस तरह से XY क्रोमोसोम ह्यूमन बींग्स में सेक्स को डिटरमिन करते हैं। साइंटिस्ट्स प्रिपेयर द कैरियोटाइप बाय टेकिंग द पिक्चर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम वन सेल, कट देम आउट एंड अरेंज देम यूजिंग साइज, बेंडिंग पैटर्न एंड सेंट्रोमियर पोजीशन एज गाइड्स। मैंने पहले ही बताया आपको कि साइंटिस्ट जब कैरियोटाइप डेवलप करते हैं तो क्रोमोसोम्स की पिक्चर निकाल के, उनको कट करके और उनको साइज़ के हिसाब से, बेंडिंग पैटर्न के हिसाब से अरेंज कर देते हैं, और इस तरह से एक कैरियोग्राम तैयार होता है। द टिपिकल ह्यूमन कैरियोटाइप्स कंटेन 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स and 1 pair of sex chromosomes. They are also called as allosomes. The most common karyotypes of females contain 2X chromosomes and are denoted 46XX. Males usually have both X and Y chromosomes denoted 46XY. यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि किसी मेल का कैरियोटाइप है या मेल के क्रोमोसोम्स को हमको लिखना है तो हम लिखेंगे 46XX, और दी फीमेल के क्रोमोसोम को लिखना है तो हम लिखेंगे 46XY। मैंने अभी पहले ही बताया आपको कि यदि XX क्रोमोसोम है इसका मतलब वो मेल है, और यदि XY क्रोमोसोम है इसका मतलब वो इंडिविजुअल एक फीमेल है। इन द ह्यूमन कैरियोटाइप, ऑटोसोम्स और बॉडी क्रोमोसोम्स are generally organized in approximate order of size from largest to smallest.
However, chromosome 21 is actually shorter than chromosome 22. पिछली स्लाइड को अगर आप फिर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं जब उनको हम कट कर लेते हैं तो जब कैरियोग्राम डेवलप करते हैं या कैरियोटाइपिंग करते हैं तो उनकी साइज़ के हिसाब से उनको अरेंज किया जाता है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है कि वास्तव में 22वां क्रोमोसोम 21वें से बड़ा होता है, लेकिन फिर भी 21वें क्रोमोसोम जो है, जो साइज़ में जबकि बड़ा है, उसे पहले रखा गया है और 22वां क्रोमोसोम जो 21वें से बड़ा है उसे 21वें के बाद रखा गया है। अ कैरियोटाइप टेस्ट मस्ट बी यूज्ड to check an human baby for genetic disorders, diagnose a disease in a baby or young child, find out if a chromosomal defect is preventing a woman from getting pregnant or is causing miscarriages. Karyotypes are prepared from mitotic cells that have been arrested in the metaphase or pro-metaphase portion of the cell cycle when chromosomes assume their most condensed conformations. मैंने पहले भी एक बार बताया आपको बीच में कि हम जब भी कैरियोटाइपिंग करते हैं या कैरियोग्राम को डेवलप करना होता है तो हम मेटाफेज स्टेज या प्रो मेटाफेज स्टेज को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इस समय सबसे अच्छी साइज़ क्रोमोसोम की होती है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है, और जब हम उसका फोटोग्राफ लें तो उसको कट करके हम पेस्ट भी साइज वाइज कर सकते हैं। कैरियोटाइप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइटोटिक सेल्स दैट हैव बीन अरेस्टेड इन द मेटाफेज और प्रो मेटाफेज पोर्शन ऑफ द सेल साइकिल व्हेन क्रोमोसोम अज्यूम देयर मोस्ट कंडेंस्ड conformations. Chromosome tests can show whether a newborn baby is a boy or a girl in the rare cases where it isn't clear. Certain kinds of cancer can cause chromosome changes. Karyotype testing can help get you the right treatment. हमने शुरू में भी जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था उस समय बताया था कि कैरियोटाइपिंग का जो जेन्युइन यूज़ था वो यही था कि हम किसी इनबॉर्न बेबी, जब बेबी अपने मदर वूम में होता है, माँ के पेट के अंदर होता है, उस समय हम कैरियोग्राम डेवलप करके कैरियोटाइपिंग करके इस बात का पता कर सकते हैं कि उस बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, और यदि है तो उसको हम अंदर ही किस प्रकार ट्रीट कर सकते हैं, और यदि वो ऐसा कुछ है जो बच्चे के लिए फैटल हो सकता है, जिससे बच्चे की डेथ हो सकती है, तो ऐसे केस में हम एबॉर्शन के लिए भी जा सकते हैं और पेशेंट का एबॉर्शन कराया जा सकता है। अ कैरियोटाइप टेस्ट एग्जामिन्स ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स फॉर नॉर्मल क्रोमोसोम्स. It's often used to detect genetic diseases in unborn babies still developing in the mother's womb. Now we come to the applications of karyotyping. जबकि इसको मैं बार बार 2-3 बार आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार फिर देख लेते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। Karyotyping can be used to detect a variety of genetic disorders. For example, a woman who has premature ovarian failure may have a chromosomal defect that karyotyping can pinpoint. कभी कभी कुछ फीमेल्स के अंदर, कुछ वीमेन के अंदर प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाता है। मीन्स जब तक ओवा मैच्योर नहीं होता है उससे पहले वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, और ऐसे केस में जनरली प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। आपने बहुत सारे केसेस को देखा होगा कि शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उनको कोई इशू नहीं है, फिर उनको डॉक्टर की शरण में जाना पड़ता है। तो यदि ऐसी फीमेल की हम कैरियोटाइपिंग करें, उसके कैरियोग्राम को डेवलप करें, तो उसको पिन पॉइंटली किसी क्रोमोसोमल डिफेक्ट देखने के बाद हम बता सकते हैं कि इस वजह से इनके अंदर कंसीव नहीं हो रहा है या इनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। होल और पार्शियल डिलीशंस, डुप्लीकेशंस और ट्रांसलोकेशंस of the X chromosome is supposed to be responsible for POF. POF means premature ovarian failure.
The test is also useful for identifying the Philadelphia chromosome. Having this chromosome can signal chronic myelogenous leukemia CML. अब यहाँ पे आपको दो नए टर्म सुनने को मिल रहे हैं, एक है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम और दूसरा है क्रॉनिक माइलोजिनस लीकोमिया CML, जिसको हम ये टाइप का ब्लड कैंसर होता है। आपने सुना होगा लोगों को कि किसी को ब्लड कैंसर है, तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉनिक माइलोजिनस लीकोमिया। इन दोनों चीज़ों को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। नाउ CML, दैट इज क्रॉनिक माइलोजिनस लीकोमिया, is a slowly progressing and uncommon type of blood cell cancer that begins in the bone marrow. जब भी किसी को ब्लड कैंसर होता है तो उसकी शुरुआत जो है वो बोन मैरो से ही होती है। तो इसको भी हम बहुत ही अर्ली स्टेजेस में कैरियोटाइपिंग के द्वारा पता कर सकते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। नाउ क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया टिपिकली इफेक्ट्स ओल्डर अडल्ट्स. It's caused by a chromosome mutation that occurs spontaneously. Doctors aren't sure what causes the mutation. जो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया है ये जनरली ओल्ड एज पीपल में शुरू होता है और ये अचानक से किसी म्यूटेशन के कारण हो जाता है, जिससे कि पेशेंट ब्लड कैंसर सफ़र करने लगता है। और अभी ये क्यों हो जाता है और उसका कारण क्या है, अभी बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में जानने, इसमें से ये भी एक फैक्टर है कि ऐसा होता क्यों है, क्यों एक ओल्ड एज में जाके कोई व्यक्ति ब्लड कैंसर से सफ़र करने लगता है। अभी इसके बारे में बहुत सटीक जानकारी नहीं है। नाउ व्हाट इज़ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम? द फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम फॉर्म्स व्हेन क्रोमोसोम 9 एंड क्रोमोसोम 22 ब्रेक एंड एक्सचेंज पोर्शंस। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कब डेवलप होता है, कब फॉर्म होता है? जब 9th क्रोमोसोम, आप कैरियोग्राम वाला जो एक स्लाइड मैंने इसमें कैरियोग्राम दिखाया है उसमें आप 9th क्रोमोसोम को देख सकते हैं और 22nd क्रोमोसोम को देख सकते हैं। किसी कारण से ये क्रोमोसोम टूट जाते हैं और इनके पोर्शंस एक्सचेंज हो जाते हैं, देन वी कॉल इट एज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। दिस क्रिएट्स एन एबनॉर्मली स्मॉल क्रोमोसोम 22 and this leads to a new combination of instructions for our cells, which finally can lead to the development of chronic myelogenous leukemia. जब ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बन जाता है तो चूँकि मैंने बताया आपको कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होती हैं और क्रोमोसोम ही हमारे कैरेक्टर्स को एक जनरेशन दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र करते हैं, तो इससे सेल को एक नए इंस्ट्रक्शंस जाने लगते हैं और उन नए इंस्ट्रक्शंस की वजह से फाइनली CML क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया का डेवलपमेंट उस इंडिविजुअल में हो जाता है एक लेटर स्टेजेस में। मैंने पहले ही बताया कि आखिर होता क्यों है, इसके बारे में बहुत सटीक जानकारी अभी नहीं है, बट जो पता लगा है वो यही है कि 9th क्रोमोसोम और 22nd क्रोमोसोम किसी वजह से टूट जाते हैं और इनके जो टूटे पोर्शंस हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं और उसी से फॉर्म होता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, जो कि नए इंस्ट्रक्शंस पास करता है सेल को एंड द पर्सन सफ़र्स फ्रॉम माइलोजिनस क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। इतनी देर से हम लोग कई बार क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट दीज क्रोमोसोम्स आर। आखिर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, आप बहुत शुरू से पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। Now these chromosomes contain genes which carry hereditary characteristics of a particular person, that is shortness, tallness, brown eye color, etc. Therefore, chromosomes are called hereditary vehicles. क्रोमोसोम्स को हेरिडिटरी व्हीकल्स क्यों कहा जाता है? हेरिडिटरी मीन्स कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना, माँ बाप से बच्चों तक ले जाना। तो चूंकि ये कैरियर का काम करते हैं इसलिए क्रोमोसोम्स को हम हेरिडिटरी व्हीकल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर जीन्स होते हैं और ये जीन्स ही हमारे डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की लंबाई है, किसी का नाटापन है, किसी की ब्राउन आइज़ हैं,
किसी की ब्लैक आइज़ हैं, किसी की ब्लू आइज़ हैं। तो ये जितने ट्रेट्स हम देखते हैं, किसी के बालों का रंग बिल्कुल ब्लैक होता है, किसी का ग्रेइश टाइप का होता है, यूरोपियन लोगों में गोल्डन कलर होता है। तो ये इस तरह के सारे करेक्टर्स जो हैं ये जीन्स पर लोकेटेड होते हैं और जीन्स क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होते हैं, और यही क्रोमोसोम्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हमारे करेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं, माता पिता से बच्चों तक ले जाते हैं। इसीलिए क्रोमोसोम्स को हेरिडिटरी व्हीकल्स भी कहा जाता है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस of a animal and plant cells. Each chromosome is made of protein and a single molecule of deoxyribonucleic acid, that is DNA. DNA is the material that holds genes. It is the building block of the human body. Chromosomes are passed from parents to offsprings. DNA contains the specific instructions that make each type of living creature unique. आपने देखा होगा इतनी बड़ी दुनिया है, अरबों खरबों की जनसंख्या है पूरी दुनिया में, लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कि आपके जैसा हूबहूब कोई दूसरा आपको व्यक्ति जल्दी देखने को नहीं मिलता है। मिल सकता है, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि सबके अंदर ही 46 क्रोमोसोम हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम हैं, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन से किसी भी इंडिविजुअल का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, रिकॉम्बिनेशन से, जीन्स के एक्सचेंज से, क्रॉसिंग ओवर से किसी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्रोमोसोम ही हैं, और ये क्रॉसिंग ओवर और जो करेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लेके जाते हैं, इन्हीं की वजह से, और जो डीएनए है इसी के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन की वजह से हमको जनरली दुनिया में एक जैसे दो इंडिविजुअल दिखाई नहीं पड़ते हैं, और हर क्रिएचर, हर इंडिविजुअल जो भी है वो अपने आप में एक यूनिक इंडिविजुअल होता है। कुछ ना कुछ, इवन जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपको दिख जाएगी जो एक दूसरे को भिन्न करेगी। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियाई ऑफ आवर सेल एंड अलाउ डीएनए टू बी एक्यूरेटली कॉपीड ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमारे सेल्स के, हमारे अंदर मिलियन और बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और प्रत्येक सेल की न्यूक्लियाई में पाए जाते हैं, और यही क्रोमोसोम अलाउ करते हैं, इन्हीं के अंदर जो जीन्स हैं और जीन्स बने होते हैं डीएनए के, और ये डीएनए एक्यूरेटली कॉपी, क्योंकि इसमें आपने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ा होगा, कोई सर आपको पढ़ा रहे होंगे, तो उसमें देखते हैं कि एक्यूरेटली इनकी कॉपी बनती है, उसका डीएनए जो होता है उसी कॉपी बनती है सेल डिवीज़न के दौरान, और इस तरह से एक सेल से दूसरे सेल में डीएनए भी ट्रांसफ़र होता रहता है। नाउ लेट्स कम टू द हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोम्स। द नंबर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स was published in 1923 by Theophilus Painter. By inspection through the microscope, he counted 24 pairs, which would mean 48 chromosomes. Now, Theophilus Painter एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1923 में, अर्ली 20th सेंचुरी में, अपने माइक्रोस्कोप के अंदर जब क्रोमोसोम्स को देखा तो उन्होंने उन क्रोमोसोम्स की गिनती की, और बाई मिस्टेक या जो भी उनको दिखा, उन्होंने बताया कि ह्यूमन क्रोमोसोम्स की संख्या 24 पेयर होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये एक गलती थी, और बहुत से लोग इस गलती को काफ़ी दिन तक कॉपी करते रहे, और ये माना जाता रहा कि ह्यूमन बीइंग्स में 24 पेयर्स क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं, जिनकी कुल संख्या 48 हो जाती है। लगभग 33 साल बाद 1956 में इट वॉज इस्टेब्लिश्ड एंड डिटरमिन्ड बाय द वर्क ऑफ इंडोनेशिया बॉर्न साइटोजेनेटिस्ट जू हिन तीजो दैट द ट्रू नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग्स इज 46। लगभग 33 साल बाद 1956 में एक इंडोनेशियन साइटोजेनेसिस्ट थे जू हिन तीजो, और इन्होंने दोबारा जब वो भी अपनी स्टडी क्रोमोसोम्स पे कर रहे थे, तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने इस बात को इस्टेब्लिश किया कि ह्यूमन बीइंग्स में क्रोमोसोम्स की संख्या 48 नहीं
बल्कि 46 होती है, और प्रत्येक ह्यूमन बीइंग के सेल में, इंडिविजुअल सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम के पाए जाते हैं। नाउ लेट्स क्विकली सी और रिकॉल द फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स। फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम मीन्स कि क्रोमोसोम क्या क्या कार्य करता है। क्रोमोसोम कैरी ऑल द इंफॉर्मेशन यूज टू हेल्प अ सेल ग्रो, थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस। मीन्स क्रोमोसोम के अंदर ही, क्योंकि सेल की एक खास प्रॉपर्टी है कि वो लगातार डिवाइड करता रहता है, और इस डिवीज़न को ही, इस सेल की ग्रोथ को जो कंट्रोल करता है वो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज टू कैरी द डीएनए। क्रोमोसोम्स ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। माता पिता से बच्चों तक कैरेक्टर्स को पहुंचाने का कार्य भी क्रोमोसोम्स द्वारा किया जाता है, और इसीलिए इन्हें हेरिडिटरी व्हीकल्स भी बोलते हैं। क्रोमोसोम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। हम सभी जानते हैं कि सेल डिवीज़न एक्चुअली क्रोमोसोम का ही डिवीज़न होता है, या डीएनए का ही रेप्लिकेशन होता है, जिससे कि एग्जैक्टली सेम कॉपी डीएनए की एक सेल से दूसरे सेल में पहुंच जाए। और इसीलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक किसी भी एनिमल स्पीसीज़ में इनका नंबर फिक्स होता है। किसी भी प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक स्पीशीज़ के क्रोमोसोम नंबर्स आर फिक्स्ड। नाउ दीज क्रोमोसोम्स प्रोटेक्ट द डीएनए फ्रॉम गेटिंग इंटैंगल्ड एंड डैमेज्ड। जो बेसिक इकाई है हेरिडिटरी की वो डीएनए है, और इसी को बचा के रखने का काम, इसका प्रॉपर रेप्लिकेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम भी क्रोमोसोम्स द्वारा किया जाता है। नाउ इन दिस स्लाइड you can see the beautiful diagram of different types of chromosomes. ये आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग जानते भी होंगे। On the basis of the location of the centromere, chromosomes are classified into 4 types: metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. आप डायग्राम्स में जो पिक्चर है उसमें आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। मेटासेंट्रिक में जब सेंट्रोमियर ठीक बीच में होता है और क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स जो होती हैं बिल्कुल बराबर होती हैं। सब मेटासेंट्रिक में ये सेंट्रोमियर का लोकेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से एक आर्म थोड़ी छोटी हो जाती है और दूसरी आर्म थोड़ी बड़ी हो जाती है। दिस इज नोन एज सब मेटासेंट्रिक। नाउ इन एक्रोसेंट्रिक द सेंट्रोमियर गोज टू द टिप ऑफ द क्रोमोसोम। एक छोर पे पहुंच जाता है सेंट्रोमियर, और उसमें जो क्रोमोसोम्स दोनों आर्म्स की लेंथ है वो सब मेटासेंट्रिक की अपेक्षा ज़्यादा बड़ी छोटी हो जाती है। एक बहुत बड़ी हो जाती है और दूसरी बहुत छोटी हो जाती है। दिस इज एक्रोसेंट्रिक। एंड द टीलोसेंट्रिक व्हेन द सेकेंड आर्म इज ऑलमोस्ट लॉस्ट एंड द सेंट्रोमियर reaches the tip of the chromosome. Now since we are talked about the chromosomes, human karyotyping and DNA, genes, so let's look briefly what these genes are. Genes क्या होते हैं? A chromosome contains hundreds to thousands of genes. मैंने पहले ही बताया था कि क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन्स का लोकेशन होता है, और बेसिकली ये जीन्स ही होती हैं जो डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होती हैं। अ जीन इज़ द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। जीन ही जो है वो हेरिडिटी की फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट है। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। जीन्स आर segments of DNA that contains instructions for building the molecules that make the body work. Some genes act as instructions to make molecules called proteins. जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसमें भी जीन्स के इंस्ट्रक्शन पर ही बॉडी को किस प्रकार की प्रोटीन चाहिए, कौन सी प्रोटीन बनानी है, किस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, ये जीन्स द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। और इस तरह से जीन्स जो हैं वही ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन इसमें अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। एट द सेम टाइम मैनी जीन्स डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स। बहुत सारे जीन्स ऐसे भी हैं जो किसी भी प्रोटीन
फॉर्मेशन के लिए कोड नहीं करते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह से ह्यूमन कैरियोटाइप और कैरियोग्राम का फॉर्मेशन किया जाता है, कैसे उसे प्रिपेयर किया जाता है, ह्यूमन कैरियोटाइपिंग क्या होती है, कैरियोग्राम क्या होता है, किस तरह से कैरियोग्राम को डेवलप किया जाता है, किस तरह से क्या क्या एप्लीकेशंस हैं कैरियोटाइपिंग के, किस तरह से हम किसी भी फीटस के बारे में जब वो मदर वूम में ही होता है तमाम जेनेटिक डिजीज़ के बारे में पता कर सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं और टाइम पे उसको क्योर कर सकते हैं। और नट शेल में हमने ये भी देखा कि डीएनए क्या है, क्रोमोज़ोम क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं। मुझे लगता है कि जो आपके सिलेबस है ह्यूमन कैरियोटाइप उसके हिसाब से नाउ इट्स ऑलमोस्ट डन। और इसके बाद भी यदि आपकी कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डाल सकते हैं, तो मैं उसका प्रॉपर उत्तर देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।